असर कर सकता है? देखिए, वो जो संयंत्र है, जो कॉम्प्लेक्स है, उसमें 6 रिएक्टर्स हैं। करीब करीब 5700 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। जो कल आईएईए के इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो सर्वोच्च अधिकारी हैं, उन्होंने भी अपने अपडेट में 9th अपडेट में बताया है कि वहाँ पर युद्ध जारी है। और बाद उन्होंने यह भी बताया कि वह कब्जा हो चुका है, लेकिन बाहर की तरफ कब्जा है। उन्होंने रूस के भी अधिकारियों से बात की और कहा कि इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सबकी होनी चाहिए, पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो जो रूस के अधिकारी ने उनको कहा कि नहीं, हम अंदर नहीं गए हैं, हम संयंत्र के अंदर नहीं गए हैं, बाहर है और हम पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन उन्होंने एक बड़ा ही अटपटा सा जवाब दिया कि यह तो राष्ट्रीय धरोहर है, किसी भी जो कानून होती है, जो अंतर्राष्ट्रीय समझ कहिए इसे, और उसके अंदर जो राष्ट्र जो इसे ऑपरेट करता है उसे इसकी सुरक्षा की जिम्मा लेना चाहिए। वह बात सत्य है। तथ्यागत रूप से अगर आप देखेंगे, कानूनी रूप से वह सही है कि यूक्रेन को करनी चाहिए, लेकिन जब वहाँ पर पूरा कब्जा हो चुका है रूसी सेना का, तो वहाँ पर यूक्रेन का कहाँ से कोई भी नियंत्रण हो सकता है। जो समाचार फिर बाद में ग्रॉसी साहब ने दिया, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो डायरेक्टर जनरल हैं, उन्होंने बोला कि वह पूरा का पूरा क्षेत्र जो यहाँ तक कि गांव जहाँ की मेंटेनेंस के लोग रहते हैं, अभी जो सबसे बड़ी मूलभूत समस्या है मेंटेनेंस की है, कि जिससे कोई मेल्टडाउन नहीं हो जाए, ऑल्टरनेटिव पावर सप्लाई हो, और साथ में बाकी जो स्पेंट फ्यूल, बाकी भी वहाँ पर जो संयंत्र रहते हैं जहाँ से भी रेडिएशन हो सकता है। जरूरी नहीं है कि रेडिएशन केवल जो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट करती है पावर रिएक्टर वहीं से हो, उसको सहयोग करने के लिए भी बाकी जो जमा, जिसे स्पेंट फ्यूल हम कहते हैं, निकलने के पश्चात कुछ रखे जाते हैं, सामग्री कई रहते हैं, उन सब का मेंटेनेंस आवश्यक है। तो उन सब का उन्हें भी मेंटेन होना चाहिए। तो इस बात की एक सहमति बन गई है कि इस पर होना चाहिए, और आग भी अभी समाचार मिले हैं कि बुझ गए हैं। एसोसिएटेड प्रेस ने जारी के हवाले से ये बात कही है कि वहाँ पर जो है रेडिएशन डिटेक्ट हो रहा है। उन्होंने फिर से कहा है कि ये जो रेडिएशन डिटेक्ट हो रहा है ये तकरीबन 25% यूक्रेन की पावर जनरेशन करता है, और जिस तरीके से ये हो रहा है, अगर ये होता है तो अपने आप में खतरनाक है। आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, रेडिएशन हो रहा है, इस पर जो अभी तक सूचना, आधिकारिक सूचना आई है, वो उसका लेवल नहीं बढ़ा है। तो इसलिए अभी चिंता का विषय तत्काल नहीं है। वो हो सकता है अखबार वाले नहीं ठीक से समझ पाए हो, उन्होंने ये जारी कर दिया हो, क्योंकि जो खुद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का जहाँ अटैक हुआ है, वहाँ से उनका डायरेक्ट अपना उनका वहाँ उनके पास फीडर आया करता था, इन्फॉर्मेशन आया करता था रेडिएशन लेवल होने का। लेकिन चूंकि 1 मार्च के हमले ने उसको तोड़ दिया है, उस पर बाधा आ गई है, उन्हें सीधे सीधे फीड नहीं वहाँ पर हो रहा है, जिसपे कि रेडिएशन लेवल जो मॉनिटर खुद करती है वहाँ की, जो उनके साथ जुड़े हुए हैं आईएईए, वो अभी काम नहीं कर रहे हैं। तो उन्हें आश्रित होना पड़ रहा है यूक्रेन सरकार के ऊपर, और बाकी भी जो जिन तत्वों से किया गया है, जो जांच की गई, उनसे अभी कोई खतरे की बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर नियंत्रित नहीं किया गया, कार्रवाई नहीं की गई, समझ नहीं आती है, तो एक खतरा हो सकता है और एक चिंता का विषय है। आईएईए के डायरेक्टर प्रधानमंत्री से भी बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि वहाँ पर तुरंत जो है फायरिंग बंद करवाई जाए, आपकी तरफ से भी, फोर्सेस को भी हो, और उन्होंने कहा है कि अगर इसको कुछ हो गया तो फिर ये अपने आप में दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरनाक। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया के लिए तो खतरा होगा ही, और उन्होंने यह भी मांग की थी, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने और यूक्रेन के शासकों ने, कि 30 किलोमीटर की जो परिधि है वहाँ पर कोई युद्ध नहीं हो। लेकिन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के जो डायरेक्टर जनरल, जिनका कि आपने अभी जिक्र किया, उन्होंने कहा कि ये उनके मैंडेट के बाहर की बात है, वो ऐसा कुछ भी रूल्स इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं, रूस को आदेश नहीं दे सकते हैं। और उन्होंने अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की भी खबरें मिली है कि बैठक हुई है, और वो भी इस चीज़ से काफ़ी चिंतित है कि कल वहाँ पर काफ़ी युद्ध हुआ है, उस सड़क पर जहाँ से सीधे सीधे संयंत्र तक जाती है, उस पर काफ़ी युद्ध हुआ है। बाद में कब्जा भी कर लिया गया। एक्सक्लूजन जोन जो है उसे नहीं रह रहे, जो एक्सक्लूजन जोन की मांग कर रहे थे यूक्रेन के राष्ट्रपति, उसे नहीं माना गया। जो गांव या कहिए बस्ती जहाँ की रहते हैं सारे जो वर्कर्स कहिए, टेक्नीशियन कहिए, वर्कर्स वर्ड यूज़ कर दे रहे हैं, लेकिन टेक्नीशियंस चाहे मेंटेनेंस के लोग, उन सब पर कब्जा रूस का हो चुका है। तो रूस को
परमिशन देना होगा, अनुमति देना होगा कि वो लोग जाएं और अंदर की कार्रवाई करें। देखिए रूस की जो अपनी हम लोग एक जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में मानते हैं और उन्हें मालूम है कि अगर इसे ठीक है आपका नहीं आपकी नीति है कि परमाणु संयंत्रों को नुकसान पहुंचाया जाए, न्यूक्लियर सिक्योरिटी पर आपका नहीं नज़र है, उनको आप नहीं डिस्टर्ब करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ी सी जो जिसे लेथार्जी से कहते हैं और थोड़ा आप ध्यान नहीं देने पर अभी युद्ध के उन्माद में अगर आपने सेफ्टी मैकेनिज्म्स को नहीं इन्फोर्स होने दिया, जाने अनजाने जैसे भी हो, तो एक उसका वही अंजाम होगा जो कि कोई परमाणु युद्ध का होता है या दूसरा न्यूक्लियर सिक्योरिटी का जानबूझकर जिसे कहते हैं वो कार्रवाई करने की। तो इसलिए रूस को भी इस पर थोड़ा सा सजग होना होगा। इस मुद्दे पर जो बातचीत कर रहे हैं उस मुद्दे को भी एजेंडा में ले जाया जाना चाहिए कि हाँ, परमाणु संयंत्रों की हिफाजत की जिम्मेदारी दोनों राष्ट्र की है और उस पर वो बातचीत लगातार एक हॉटलाइन हो, कुछ भी हो, उस पर करते रहें। आइए कि हमें इन्फॉर्मेशन है कि जिस तरीके से उस प्लांट पर हमला हो रहा है और उन्होंने कहा है कि हम लोग लगातार यूक्रेनियन अथॉरिटी के संपर्क में हैं ताकि इसको लेकर अवेयर किया जा सके। जी बिल्कुल सही बोला उन्होंने। 10 अपडेट्स अभी तक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने निकाल चुके हैं। आज की तारीख में भी उन्होंने एक अपडेट दिया है और उस अपडेट के माध्यम से पूरी सूचना विश्व को दे रहे हैं कि यूक्रेन में क्या घटना घट रही है। तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन, जैसा कि आपको मैंने बताया कि 1 मार्च में जो उनका अपना खुद का डायरेक्ट जो उनके पास इन्फॉर्मेशन आती थी वो उसमें अवरुद्ध हो गई है, वो टूट गई है। उसके पश्चात वो यूक्रेन के सरकार पर भी आश्रित है और यूक्रेन की सरकार उनसे लगातार संपर्क बनाए हुए है और उस पर वो बार बार सुझाव विश्व को अपडेट कर रहे हैं। और हाँ, वो भी मान रहे हैं कि ये चिंता का विषय है। वो रूस से भी संपर्क साधे हुए हैं, उनसे भी कह रहे हैं कि देखिए ऐसी कोई घटना नहीं होनी चाहिए। रूस उन्हें आश्वासन दे रहा है कि नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे और वो कह रहे हैं कि हम इसका मेंटेनेंस का कार्य जो होगा यूक्रेनियन जो वर्कर्स वहाँ पर है उनको अलाउ करेंगे और कह रहे हैं कि अलाउ किया भी गया है। तो इसलिए कह रहे हैं कि इसको चिंतित नहीं होनी है। अभी आग बुझा भी ली गई, तो आग बुझाने का कार्य निश्चित ही उसमें रूस के सैनिकों का भी सहयोग रहा होगा। और देखिए सबसे पहले किसे हताहत होगा, ये रूस हताहत होगा, उनके सैनिक वहाँ पर है और कुछ भी रेडिएशन होता है तो पहले लाइन ठीक है, उनके वर्कर्स तो जो उस पावर प्लांट्स में काम करें उनका वो तो नुकसान होगा ही, साथ रूस के सैनिक जो वहाँ पर ऑलरेडी जो कब्जा कर चुके हैं और आगे पीछे सब जगह है वो सब भी अफेक्टेड हो गए, वो तो बच नहीं पाएंगे। तो इस बात से कहा तो संज्ञान और इसके चेतना रूस को भी है ही और उनके शासक भी अभी देखिए कर दिया, दुखद दुर्भाग्यपूर्ण एक घटना यूक्रेन में कर दिया, लेकिन वो इस बात को वो एक जिम्मेदारीपूर्ण तरीके से हमें लगता है करेंगे। और हमें जो बार बार मैं बोल रहा हूँ कि इसे एक एजेंडा में जो निगोशिएशंस डायलॉग हो रहा है उसका एक प्रायोरिटी होना चाहिए कि इस मुद्दे पर हमारे इसमें एक समझ होनी चाहिए कि क्या नहीं करना है। बाकी आप युद्ध करते रहिए, जो करना है कीजिए, ऑल्दो युद्ध जितना जल्दी समाप्त हो जाए उतना अच्छा है, लेकिन जब तक नहीं समाप्त होते कम से कम इन पर परहेज रखना चाहिए। इन संयंत्रों को दोनों को मिलकर साझा एक इसमें सहयोग करना चाहिए, एक साझा प्रयास किया जाना चाहिए। ठीक है सर, मैं आपसे ये बात जानना चाहता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ कहती हैं कि किसी भी युद्ध के दौरान किसी भी देश के इस तरह के संयंत्रों को हमला नहीं किया जाएगा। अब अगर गोलीबारी हुई है और IAEA भी लगातार देख रहा है तो इसके बाद अब क्या कार्रवाई की जा सकती है? देखिए अब इस पर तो अंतर्राष्ट्रीय कानून बड़ा ही कमज़ोर होता है। जो कमज़ोर लोगों पर या अपना आधिपत्य जमाता है उनके ऊपर अंदर घुसता है, लेकिन मजबूत से वो टकराता नहीं है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय कानून हो या अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो। तो ये तो एक दुविधा है अंतर्राष्ट्रीय जगत की। तो इस पर देखिए सीधे सीधे कार्रवाई तो शायद करने से सब कतराएं, क्योंकि रूस के साथ फिर युद्ध करना होगा और रूस के साथ युद्ध कर भी सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं लगता है कि वो करना भी चाह रही है। जो नेटो हो सकती है, नेटो ही उलझ सकती है उनसे, बाकी किसी के वश का नहीं है। तो वो अभी नहीं बचना चाह रही है और बातचीत के जरिए, बाकी सैंक्शंस के जरिए या बाकी सब जो संसाधन है उसका उपयोग कर रही है। तो हमें नहीं लग रहा है कि अभी सीधे अभी कंडेम ही होगा। और लेकिन जहाँ तक इस मुद्दे की बात है उस पर रूस अवगत है
कि वह उसके हित में भी नहीं है। देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि वह युद्ध कर रहा है वहाँ पर, तो अपनी जीती हुई बाजी हारना नहीं चाहेगा। अगर उसने रेडिएशन फैला दिया तो उसे अपने आप भागना पड़ेगा। वहाँ की जनता भले ही मर जाए, जो भी हो जाए, यूरोप की जनता पर असर हो, लेकिन खुद रूस की सैनिक जो 80% मोबिलाइजेशन हो चुका है, तो आप अपनी 80% सेना को मारने का कार्य करेंगे, उनका तो छोटा तबका जाएगा। ऐसे भी उनके पास 2,20,000 30,000 के आसपास माना जाता है कि आप फोर्सेज है, आपके तो 9 लाख के आसपास है, उसका 80% वहाँ डिप्लॉयड है, तो आप उन्हें नुकसान करना चाहेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि इस बात से अंतर्राष्ट्रीय संधि की आवश्यकता भी है। ये एक अभी समझ की आवश्यकता है, और कहीं से गैप हो रहा है, उसको भरपाई होगी। दूसरा सवाल मेरा ये है आपसे, न्यूक्लियर प्लांट बनते हैं तो उनमें इस तरह के हमलों से सुरक्षा के लिए किस तरह के इंतजाम? बिल्कुल बिल्कुल, आज के दिन में देखिए IAEA का पूरा गाइडलाइंस है, सेफ्टी गाइडलाइंस है, और जो नए बन रहे 4th जनरेशन 3rd जनरेशन, पहले के भी जनरेशन में पूरा अभ्यास किया जाता है। साइटिंग यहाँ तक कि किस स्थान पर आप ले रहे हैं, बना रहे हैं, उससे लेकर आपका डीकमिशनिंग, मतलब जो अंतिम स्टेज होता है न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल का जो बनने का, उस तक ये सारी सेफ्टी और सिक्योरिटी की बातें सोची के रखी जाती हैं, और उस पर बार बार अवलोकन होता है, रिव्यू होता है। जैसे अभी हमारा देखिए कलपक्कम रिएक्टर है, अभी तक नहीं बना है। सेफ्टी के मामले पर रिएक्टर्स बनाए जाते हैं, फिर खोले जाते हैं, फिर बनाए जाते हैं, तो इसकी पूरी चेतना रहती है, एक पूरी समझ रहती है। और सबसे बात जो है कि अभी आपने सवाल पूछा है क्या होगा, देखिए IAEA का स्टडी भी है कि सॉफ्ट मिसाइल अटैक, हार्ड मिसाइल अटैक, एयरक्राफ्ट अटैक और इस तरह से केमिकल अटैक, सब के बाद क्या वह संयंत्र उसको झेल सकता है, तभी जाकर इस सारी चीज़ों कैसे बचना है, इन सब का पूरा गाइडलाइंस है। और इस गाइडलाइंस में आज के दिन में जो भी संयंत्र है, पावर प्लांट है, इन सबको अर्थक्वेक हुआ, इस सब को सोच कर ही बनाया जाता है, तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब जब, हालांकि अभी इसमें थोड़ा सा वो है, तो ऐसे में वहाँ पर कितना नुकसान हो सकता है अगर रेडिएशन लीक होता है तो? देखिए अभी तो शटडाउन, जैसे खबर आ रही है कि उसे शटडाउन कर दिया गया 24 तारीख से, फरवरी से उस पर कार्य नहीं हुआ, लेकिन आधे करीब करीब जो उनके परमाणु संयंत्र हैं वो अभी भी चालू है। लेकिन जहाँ युद्ध की जैसे अभी स्थिति हो गई, वहाँ युद्ध शुरू हो गया, तो लग रहा है कि अभी अटैक हो सकता है, तो वहाँ पर बंद कर दिया जाता है। एक गाइडलाइन ये भी होता है कि आप बंद कर दीजिए। उसके बाद लेकिन आप मेंटेनेंस का काम रखेंगे, पावर जो उसका पावर बैकअप होता है। फुकुशिमा में क्या हुआ था, पावर बैकअप टूट गया था, तो उसके बाद कोर जो उनका था, जहाँ की फ्यूल रहता है, जहाँ यूरेनियम जिसे कहते हैं वो रहता है, वो मेल्ट डाउन कर जाता है, जिससे कि रेडिएशन हो जाता है। चाहे बाकी भी स्पेंट फ्यूल का उनका है, वहाँ भी रेडिएशन होने की संभावना रहती है 2-3 जगहों पर। तो उन सब का मेंटेनेंस है, वही अभी मुद्दा वही है कि उनका ठीक से मेंटेनेंस हो। अब उनके पास एक ऑल्टरनेटिव, जो यूक्रेन का जो स्थान है, वहाँ पर एक ऑल्टरनेटिव पावर सप्लाई का उनके पास ऑलरेडी है जरिया, डीजल इंजन वहाँ से सप्लाई होता है। साथ साथ ऐसी भी सूचना आई है, माना जा रहा है कि उनके पास 2 साल तक अगर कहीं से भी एक्सटर्नल पावर सप्लाई भी नहीं हो, तब भी वो मैनेज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन यही है कि उन्हें मेंटेन करने दिया जाए, जो उनके वर्कर्स हैं उन्हें बाधित न किया जाए। और जैसे रॉफ ग्राशी ने स्टेटमेंट दिया कि चेरनोबिल में जहाँ उन्होंने कब्जा कर लिया था कुछ वर्कर्स को, जो वहाँ पर मेंटेनेंस वर्कर्स को, तो उन्होंने उन्हें छोड़ने की बात की थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ किए बाकी वर्कर्स हैं। तो उनका फिर से एक मुद्दा उठा कि शिफ्ट में वो काम करते हैं, आप लगातार 24 घंटे एक ही वर्कर्स तो कर नहीं सकते हैं, तो फिर दिक्कत आएगी। तो ये सारी बातें चल रही है, लेकिन अभी मेंटेनेंस मेन इशू है, जिससे कि रिएक्टर काम करते रहे, कोई दिक्कत नहीं हो। एक न्यूक्लियर बॉम्ब का फटना है और एक प्लांट पर हमला होना है, इन दोनों से होने वाले खतरे के बारे में थोड़ा बताइए। देखिए बॉम्ब में आपका ब्लास्ट से आग लगती है, जो उससे लोग का होता है, डेथ होता है, उसमें भी रेडिएशन होता है। इसमें ब्लास्ट इम्पैक्ट आपका होगा, ठीक है, प्लांट फटेगा तो हो सकता है हो, जो कि संभावना छिन्न है, कम है, लेकिन इसमें असली मुद्दा जो है वह है रेडिएशन का। तो ऐसे कहा जाता है कि प्राइमरी रेडिएशन कुछ किलोमीटर, 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर तक ही ज़्यादा असर करती है, लेकिन ट्रोपोस्फेरिक रेडिएशन और स्ट्रेटोस्फेरिक रेडिएशन दोनों की बात होती है, जो काफ़ी दूर तक और काफ़ी समय तक वो चल सकता है। वो एक चिंतित होने वाला, वो बॉम्ब में भी वही होता है
अब बॉम्ब है किस लेवल का होता है, कितना रेडिएशन रिलीज़ किया, इसमें भी किस तरह का प्लांट है और कितना रेडिएशन रिलीज़ किया, ये दोनों रहते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा लोग चिंतित होते हैं आसपास के लोग का तो ठीक है, रेडिएशन से अफेक्टेड होने के बाद कई तरह के संभावनाएं व्यक्त की जाती है, असर भी है, विज्ञान कहता है। कुछ विज्ञान ने का अभी तक मानना नहीं हो पाई है कि कितने थायराइड सचमुच हो पाता है कि नहीं, कैंसर हुआ है कि नहीं, इस पर अभी भी शोध चल रहे हैं। लेकिन जो एटमॉस्फेरिक रेडिएशन से दूर तक, दूरगामी और दूर तक उसका असर होने की संभावना रहती है, ये काफ़ी चिंता बार बार व्यक्त की जाती है विभिन्न लिटरेचर्स में, बाकी जो शोध में, तो वो एक समस्या हो सकती है। लेकिन देखिए अभी तक जितने हुए हैं एक्सीडेंट्स, चेरनोबिल हो, 3 माइल आइलैंड हो या आपका फुकुशिमा हो, बहुत हताहत होने की खबरें नहीं है। किसी में 2 लोग का देहांत हुआ है, किसी में 1 का व्यक्ति का देहांत हुआ है, हंगामा ज़्यादा हुआ है। तो उसके क्योंकि आज के दिन में सेफ्टी मैकेनिज्म्स काफ़ी स्ट्रांग कर लिए गए हैं, तो इसलिए उसकी बहुत प्रबल समस्या मैं नहीं देख रहा हूँ। लेकिन है, एक संभावनाओं से इनकार नहीं करते हैं, जिसे कहते हैं लो प्रोबेबल हाई कंसिक्वेंसेस थ्रेट, इसको कहा जाता है। तो उसकी एक है, प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है, लेकिन कुछ गड़बड़ी हुई तो उसके परिणाम काफ़ी उसके हाई होने की बात होती है। एक महत्वपूर्ण सवाल ये है सर कि रेडिएशन हो जाता है तो उसमें इंटरनली उसे कैसे रोका जाता है और एक्सटर्नली उसे कैसे रोका जाता है, यानी कि प्लांट के अंदर से रिसाव ना हो, इसे कैसे रोका जाएगा और बाहर क्या किया जा सकता है? देखिए बाहर तो हवा उसको काफ़ी कम से डाइल्यूट करती है और लोग लगते, लेकिन अंदर उनका स्ट्रक्चर जो रहता है ना, कंटेनमेंट स्ट्रक्चर उनकी इस तरह से बने हुए हैं, जो हम कह रहे हैं बार बार की, जो आज के दिन में आधुनिक जो रिएक्टर्स बन रहे हैं, चाहे पहले, उनको कंटेन करने का कई लेयर का उनका रहता है कि अगर मान लिया कि यहाँ गड़बड़ हुआ तो शायद ही अब की संयंत्रों में वैसी कोई समस्या होती है, उसे रोक लिया। अब कोई एकदम डिस्परेट होकर अपने आप को रेडिएट करने के लिए तोड़ फोड़ करता रहा, कोई नहीं हो, तो ऐसी संभावनाएं छिन है। लेकिन सबसे ज़्यादा उससे ही होगा, क्योंकि देखिए वहाँ पर जो रेडिएशन सामग्री है उसका बहुत ज़्यादा नहीं रहती है, कुछ किलोग्राम रहा, कुछ रहा, और तो उस पर बहुत ज़्यादा रेडिएशन कितना निकलेगा उसको तोड़ फोड़ के बावजूद, इस पर हमें नहीं लगता है कोई बहुत चिंता करने की आवश्यकता होगा। रेडिएशन होगा, एकदम पूरा विध्वंस हो गया, सब चीज़ गड़बड़ हो गया तो उस पर हो सकता है, लेकिन हाँ उस कंटेन होगा। एयर रेड जैसे कुछ कहा जाता है, कहीं 3 किलोमीटर कहते हैं, कहीं 5 किलोमीटर कहते हैं, कि जितना बढ़ते जाएगा उतना कम होते चला जाएगा असर उसका। सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि 3 किलोमीटर की परिधि में या 5 किलोमीटर की परिधि में होता है, तो उसके बाद होता है असर, तो होगा ही। असर कई तरह से होते हैं, उनके जो सीजियम चाहे कई तरह के एलिमेंट्स होते हैं उसके अंदर रिलीज जब होते हैं, 200 कई जगह बताया जाता है कि एलिमेंट्स रहते हैं, हर का अपना अलग अलग उनको नुकसान पहुंचाने का रहता है। तो उसके बाद कम होते जाएगा, जितनी दूरी बढ़ेगी कम होगा, और जितना कम रेडिएशन होगा उतना आवश्यकता होगी। तो इसलिए ये एक मुद्दा है जो कि बहुत चिंतित हमें नहीं लगता है करने वाली बात है। आखिरी सवाल, वो इस तैयारी से बनाए गए हैं कि अगर युद्ध होता है, कोई हमला होता है, तो हम उन पर सुरक्षा पा सकें या बिल्कुल बिल्कुल, हमारे सारे रिएक्टर सुरक्षित हैं, और हम इनका इसलिए देखिए देर भी होती है। कलपक्कम जो हमारा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, जिसका कॉमर्शियलाइजेशन, मास प्रोडक्शन इसीलिए इतना देर से हो रहा है। बनाना थ्योरेटिकली तो उनका देखिए प्रोटोटाइप तो ऑलरेडी तैयार है, लेकिन हर एक तरह की बारीकी से जांच करी जाती है, कहीं से भी एक भी कुछ न छूटे, जीरो टॉलरेंस का उम्मीद हम आजकल करते हैं। तो एकदम बिल्कुल हमारा गाइडलाइंस है। हमारा गाइडलाइंस तो एक समय देखिए कि 2012 के पहले जब तो न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट सोल में हुआ था, तब तक लोग पाश्चात्य देश न्यूक्लियर सेफ्टी और न्यूक्लियर सिक्योरिटी को अलग अलग करके देखा करते थे। उस समय से उन्होंने फुकुशिमा के बाद कहा कि ये संभावनाएं भी हो सकती है, कोई जानबूझकर कर सकता है। लेकिन अगर हमारे गाइडलाइंस देखेंगे तो पहले से इसकी चेतना है, और पहले से किस तरह से हम अपने रिसोर्सेज का मैक्सिमम ऑप्टिमाइजेशन किया जा सकता है, उसका इसके लिए एक संगठन भी है, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड है, जो कि सेफ्टी का काम देखती है। साथ साथ कोई दिक्कत नहीं हो इसके लिए सीआरपीएफ वगैरह सारे लगे हुए हैं। पेरीमीटर सिक्योरिटी, अंदर कई लेयर की सिक्योरिटी रहती है, और मॉनिटरिंग होती है, क्लोज मॉनिटरिंग होती रहती है, मेंटेनेंस का कार्य होते रहता है। तो ऐसा कुछ न ही एयर
क्राफ्ट के लैंडिंग। आज के दिन में देखिए कोई भी होता है, गाइडलाइंस है, आईएईए गाइडलाइंस देता है, आप उसको इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, लेकिन सामान्यतः उतना मिनिमम हर कोई पालन करता है।